अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बात करूँगी एक बुक के ऊपर। बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ गर्ल जिसका नाम था हेलन केलर। हेलन केलर 1880 में नॉर्थ एलबामा अमेरिका में पैदा हुई और बड़ा रिच उसका ख़ानदान था और उसके फादर का नाम था कैस्पर केलर। वो स्विट्ज़रलैंड के नेटिव थे और उसकी जो माँ का नाम था वो केट एडम था। तो 19 मंथ तक तो वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके पास देखने की क़ुव्वत, उसके पास जो है सुनने की क़ुव्वत, हर चीज़ मतलब जैसे एक नॉर्मल बंदा होता है वैसे थी। 19 उसके जो फादर थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके साथ वो मतलब छोटे होते जब इन्फेंट थी तो उनकी गोद में बाहर अपने फील्ड्स में फार्म हाउस में घूमती फिरती भी थी। लेकिन जैसे ही वो 19 मंथ्स की हुई तो उसको एक स्टमक और ब्रेन कंजेशन हुआ, एक सीवियर इलनेस हुई जिसकी वजह से उसकी सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो ख़त्म हो गई। वो मतलब ब्लाइंड और डेफ हो गई। अब हेलन केलर जो है उसके लिए जो उसकी मतलब एक लाइफ थी वो दैट इज़ ड्राउन्ड इनटू अ डार्कनेस, एक नाइटमेयर थी अनटिल एंड अनलेस एट द एज ऑफ 7, जब तक उसकी टीचर एन सलिवन नहीं आई थी। क्या हुआ था कि जी उसको मतलब क्योंकि वो 19 मंथ की थी, उसको कुछ सही बोलना भी नहीं सीखा था, तो उसके पास वर्ड्स नहीं थे, उसके पास वोकैबुलरी नहीं थी कि वो अपनी अपने आपके माइंड के अंदर जो ख़यालात हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करे। उसकी माँ के मुताबिक ये था कि वो उनका ये कहना था कि शी हैज़ अ विगर माइंड एंड बॉडी, मतलब फ़िज़िकली बड़ी बड़ी वो मतलब स्ट्रेंथफुल थी। अपने जो आइडियाज़ को वो साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करती थी। मतलब उसको ये पता लग गया था कि अगर हेड को साइड टू वाइज मूव करना है तो इट मीन्स के नो, और हेड को अप साइड मतलब अप एंड डाउन मूव करना है तो इट मीन्स के इसका मतलब है यस। और अगर यू वांट टू से समबडी टू गो देन यू हैव टू पुश हिम और हर, और अगर आपने किसी को बुलाना है तो यू हैव टू पुल हिम और हर। तो और कभी कभार जब वो बचपन में छोटे होते 6 साल से पहले जब वो उसको आइसक्रीम खाने का दिल करता तो वो शी स्टार्टेड शिवरिंग के जी अपनी माँ को मतलब अपना एक आइडिया, अपना माइंड थॉट कम्युनिकेट करती कि उसको ना आइसक्रीम बना कर दी जाए या आइसक्रीम चाहिए। इवन तो 5 साल की एज में उसने ये भी गेस कर लिया था कि लॉन्ड्री से जो कपड़े आते हैं उसमें से उसके कपड़े कौन से हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को वो हाथ लगा के पहचानती थी। मतलब उसकी ना कुछ सेंसेस, जो माइंड की सेंस ना बड़ी एक्स्ट्रा थी। वो फिंगर की जो ग्रास्प है ना, मतलब किसी को टच करती थी तो फील कर लेती थी ये बंदा चाहिए है, इसको इसने पहले जो इंसान ने टच किया हुआ है। इस तरह से वो पहचान लेती थी चीज़ों को। लेकिन फिर वो वो थोड़ी क्योंकि एकदम से उसके पास वोकैबुलरी नहीं थी तो वो बिल्कुल ना एक फ्रस्ट्रेटेड बच्ची बन गई थी। मतलब बात बात पे गुस्सा करना, ठीक है, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना। तो उसमें ये होता था कि उसकी माँ जो सी है ना वो उसको एक चुप कराने के लिए उसको हग कर लेती थी या उसको कोई कैंडी दे देती थी कि वो चुप हो जाए। उसको जो इंग्लिश एटिकेट्स होते हैं खाने के वो भी नहीं थे। वो खाने की चीज़ को मतलब उसको प्लेट में डालना या फॉर्क या नाइफ से खाना उसको नहीं पता होता था। वो बस उठा के बस हैपहैज़र्डली बस वो ऐसे हाथ से ना लाइक वो यूँ टच करके ना और यूँ हाथ से खाती थी। तो अब वो उसके जो पेरेंट्स थे वो तो दे वर सो रिच और उन्होंने मतलब काफ़ी जगहों पे कोशिश की कि इसका इलाज करवाया जाए, लेकिन वो दैट ऑल द एफर्ट्स वर इन वेन। उसके बाद उन्होंने किसी ब्लाइंड डेफ इंस्टीट्यूट से रुजू किया जहाँ पे उन्हें एन सलिवन एक टीचर थी जो कि ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है, उन्होंने उनसे, वो ख़ुद भी थोड़ी सी उनको मतलब विजुअली इम्पेयर्ड थी, उनको आई साइट का इशू था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मतलब देख नहीं सकती थी, लेकिन थोड़ा बहुत कोई इशू था आई साइट का उनका। उन्होंने उनको हायर किया अपने घर में कि हमारी बच्ची को ना मतलब सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बोलना सिखाया जाए। एन सलिवन को हायर कर लिया गया, वो उससे घर आई। घर का जो पहला दिन था उसमें क्या हुआ कि क्योंकि जो हेलन थी उसने अपने घर मतलब अपने रूम्स को अपने स्टेप्स की मेजरमेंट से, कदम जो उठाती थी ना, कितने कदम पे क्या, कौन सा कमरा है, कितने कदम पे क्या चीज़ पड़ी है, उसने ये तो गैस कर लिया था। मतलब शी वॉज सो शार्प। तो उसने क्या किया, पहले दिन जब एन सलिवन आई तो उसने वो चाबी लेके तो उनको ना एक रूम में लॉक कर दिया। वो रूम में लॉक हो गई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जी उसके फादर जो थे कैस्पर केलर, उन्होंने पता नहीं बाहर एक सीढ़ी रख के उनको बाहर निकाला विंडो से।
अच्छा, अब क्या हुआ कि जी एन सलिवन ने कहा कि जी मतलब उसकी जो टीचर थी ना, उसने उसको उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब उसकी जो लाइफ है उसको रोशनियों से भर दिया, थॉट से भर दिया, विजन से भर, थॉट्स होती हैं एक, विजन से भर दिया। जैसे वो लाइफ को समझती थी ना कि डिसअपॉइंटेड लाइफ है उसकी, कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, वो बोल नहीं, क्योंकि वो इवन तो इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती थी कि वो लोगों के ना लिप्स को पकड़ के वो कोशिश, मतलब वो देखती थी कि यार ये क्या ऐसे लिप्स मूव करें, इसके लिप्स क्यों नहीं मूव कर सकते। वो अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एन सलिवन ने ना कोशिश की कि हेलन को ना प्रॉपर खाने के आदाब सिखाए जाएं, जैसे वो इंग्लिश एटिकेट्स होते हैं खाने के। तो उसने ना बाकायदा खाना निकाल के और प्लेट में उसके रखा और उसको एक स्पून दी कि वो यहाँ बैठे और खाए। लेकिन जो वो थी हेलन थी, वो तो एक स्पॉइल ब्रैट बन चुकी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो फिज़िकली इम्पेयर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि जी जो हेलन है उसको ये चीज़ बड़ी बुरी लगी कि मुझे क्यों वो ऐसे प्लेट में डाल के दे रही है और मुझे वो मुझे फॉर्क और स्पून दे रही है। तो शी ट्राइड टू अटैक एन सलिवन, अपनी टीचर पे उसने अटैक किया, फॉर्क से उसे मारने की कोशिश की ना, मतलब हाथों पे से स्टैब करने की कोशिश की। तो और फिर उसके बाद दोबारा उस पर वही दौरा पड़ गया गुस्से वाला, और मतलब उसने चीज़ें इधर उधर फेंकना शुरू कर दी। तो उसकी माँ आई और उसने उसे गले लगाया, उसे कैंडी दी। तो एन सलिवन ने उसे ऑब्जेक्ट किया, उसने बोला कि यू आर गिविंग हर रिवॉर्ड कि शी स्टैब्ड मी। तो उसने बोला कि मतलब यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड। एन सलिवन ने उसके पेरेंट्स से कहा मुझे कुछ दिन इसको आइसोलेशन में दिए जाएं, मैं इसको जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करूँगी, इसकी ट्रांजिशन करूँगी। एन सलिवन उसको ले गई एक आइसोलेटेड प्लेस पे जो कि थोड़ा सा दूर था उनके घर से। वहाँ पे वो उसके लिए जो साथ लेके आई थी वो एक डॉल थी, उसने डॉल को उसके हाथ में पकड़ाया, उसे बोला कि ये डॉल है। अब बोला नहीं, असल में उसने जो डॉल लफ्ज़ है DOLL उसको उसके हाथ पे स्पेल किए वर्ड्स, ठीक है। अब मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उसने मतलब ओ को यूं किया और इस तरह से स्पेल किया, एल को मतलब उसने यूं किया, उसके हाथों से उसकी फिंगर से ना उसके हाथ पे स्पेल किया कि दिस इज़ डॉल। इस तरह से करते करते वो हाथ पे वर्ड्स को स्पेल करती गई कि ये ए है, ठीक है, ये वी है, और ना इस तरह से वो वर्ड्स सीखती गई, जिसमें उसने हैट सीखा, डॉल थी सीखा, और मॉम एंड डैड कहना सीखा। तो अच्छा, उसके बाद उसने वो उसको फील्ड्स में लेके गई, मतलब अपने जो उनके फार्म हाउस से वहाँ पे लेके गई। उसके बाद उसने उसको सिखाया कि वाटर क्या होता है। वाटर को उसने, वाटर के जो स्पेलिंग थे उनको हाथ पे स्पेल किया, और एक हाथ उसका स्ट्रीम में डाला कि जस्ट ट्राई टू गिव हर एन आइडिया कि जी वाटर इज़ समथिंग विच इज़ कूल। इस तरह से उसने वाटर कहना शुरू किया, इस तरह से उसने मग कहना शुरू किया जिसमें वाटर को डाला जाता है। फिर उसने ये भी सीखा कि वाटर ही वो चीज़ है जो कि ऊपर से कहीं से आती है रेन की फॉर्म में, और फिर वो जो है ना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और बड़ी लाजमी होती है। इस तरह करते करते उसने कुछ वर्ड्स सीख लिए। तो और उसको एन सलिवन से बहुत ज़्यादा लगा। एक दिन एन सलिवन ने उसे अपने पास किया और उसे बोला कि मतलब आई लव यू, हार्ट की तरफ इशारा करते हुए ना। तो अब वो तो चीज़ों को पकड़ के पहचानती थी, ठीक है, या उसके हाथ पे वर्ड्स को स्पेल किया जाता था। अब एन सलिवन ने लव को तो उसके लव जो स्पेलिंग थे उनको तो उसके हाथ पे स्पेल कर दिया, लेकिन अब वो जो हेलन थी वो तो कंफ्यूज थी। उसके माइंड में तो क्वेश्चन आ गया कि लव को तो वो कैसे पहचाने, लव तो वो तो उसको टच करके बताया ना कि लव क्या, और हार्ट को भी वो टच नहीं कर सकती, हार्ट तो इनसाइड ऑफ वो बॉडी है। तो फिर उसने उसको मिसाल दी, एन सलिवन जो उनकी टीचर थी उन्होंने उनको मिसाल दी कि जी कि यू कैन नॉट टच द क्लाउड्स ना। उसने बोला कि आप क्लाउड्स को मतलब टच नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि वहाँ से पानी आता है रेन की फॉर्म में जो कि थर्स्टी अर्थ को और जो है ड्राई पत्तों को हरा कर देती है और घना कर देती है। तो इसी तरह से ना लव को टच नहीं किया जाता, लव कैन नॉट बी टच बट इट्स स्वीटनेस पोर्स, ये उसके अल्फाज थे उस वर्ड्स में कि अच्छा। फिर उसके बाद फिर उसको ये समझ आई हेलन केलर को कि लव इज़ समथिंग विच कैन बी फेल्ट, इसको छुआ नहीं जा सकता।
अच्छा, इस तरह से उसने फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसने छोटे 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 सेंटेंसेस बोलना शुरू किए। सेंटेंसेस वो एक ब्लाइंड स्कूल में भी जाना शुरू हो गई वहाँ। अच्छा अच्छा, जो है एन सलिवन थी ना, उनका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था ना, वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रही जब तक वो फोत नहीं हो गई। उन्होंने उसको छोटे छोटे वर्ड्स कहानी की शक्ल में, सेंटेंसेस कहानी की शक्ल में बताना शुरू किए कि जी लेट्स से कि वो उसकी डॉल थी, जो डॉल पहला वर्ड उसने सीखा, डॉल को बेड पे रख के उसने बोला कि जी ये डॉल है और डॉल बेड पे है तो डॉल इज़ ऑन अ बेड। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस उसने ना वो करना शुरू किए। फिर वो स्कूल भी जाना शुरू हो गई, उसके बहुत सारे ब्लाइंड फ्रेंड बने। तो उसने ना एक वो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना शुरू हो गई। वो रेज्ड वर्ड्स होते थे बुक्स के ऊपर ना, वो रेज्ड वर्ड्स से ना शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना शुरू। तो उसे ना 11 साल की एज में ना 1891 में, क्योंकि हाँ 1891 में ना उसने एक पोइम लिखी। पोइम थी कि राइटिंग थी फ्रॉस्ट किंग के नाम से, लेकिन वहाँ पे ना उसे एलिगेशन लगी प्लेजरिज्म की कि उसने किसी पुरानी जो पोइम थी पता नहीं फ्रॉस्ट प्रेरीज वहाँ से चुराई है। तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि जो हेलन केलर थी शी वाज एक्सपीरियंसिंग अ क्रिप्टोमेंशिया। क्रिप्टोमेंशिया ये है कि जी आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसके बाद वो आपके सबकॉन्शियस पे चलेगी, आप भूल गए। कुछ इससे बाद वो आपके सबकॉन्शियस से रिट्रीव होना शुरू हुई और आपको लगा कि कोई नई थॉट आपके जहन में आई है और वो आपकी अपनी थॉट है और बड़ी मतलब इंस्पिरेशनल सी, तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कर दें। मतलब आपका जो कॉन्शियस है वो ये कह रहा है कि जी दिस इज़ समथिंग न्यू एंड इन्वेंटेड बाय यू। तो मतलब उसके ज़हन में ये था कि उसने जो फ्रॉस्ट किंग लिखी वो इस सेंस में नहीं थी कि वहाँ से वो प्लेजरिज्म या चोरी कर रही है। उसके ज़हन में था कि ये उसके अपने थॉट्स हैं जिनको वर्ड्स में ढाल रही है। अच्छा, इसके बाद उसने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लिखना शुरू की, जिसके लिए वो पुराने होते थे हैमंड टाइप राइटर होते थे, ब्रेल मशीन होती थी, उसको उसने करना मतलब उसके थ्रू उसने लिखना शुरू किया। ऑटोबायोग्राफी उसने 23 साल की एज में लिखी या 22 साल की एज में, वो भी उस पर लिखती थी। और एन सलिवन उनकी टीचर, बाकायदा जो उसमें गलतियाँ होती थी वो उनको स्पेल आउट करके जो बताती थी और ठीक करती थी। बहुत ज़्यादा उसने ना मेहनत की। अच्छा, उस बुक में एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो कि एन सलिवन ने की, बीइंग आ टीचर, के एक चाइल्ड जो होता है ना उसका माइंड होता है डैट इज़ अ एम्प्टी स्लेट, कि जिस पे जो लिख दिया जाए ना वो उसको वो कैरी करता जाता है। और उनको ये पता था, मतलब शी वाज सो विटी, उनको ये पता था कि इसके पास ज़ुबान नहीं है लेकिन इसके पास लैंग्वेज ऑफ माइंड है, तो ये सब कुछ सीख लेगी। फिर जी उसके बाद क्या हुआ कि एन सलिवन ने बहुत सारी उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ में, उसकी राइटिंग में उनको हेल्प किया। फिर वो बहुत सारी कंट्री, अच्छा उसके बाद वो करते करते वो कॉलेज में चली गई, रेड क्लिफ कॉलेज था, वहाँ चली गई। वहाँ से वो पहली ब्लाइंड और डेफ लड़की थी जिसने बैचलर्स किया आर्ट में। तो वहाँ पे अच्छा अपने कॉलेज में उसने शेक्सपियर को पढ़ा, उसने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी, उसको इवन तो वो लैंग्वेजेस भी आ गई। उसके बाद उसने ना वहाँ उनको एक और टीचर मिली, सारा फुलर की जो वो मेथड था बोलने का, इनका तो ये था ना एन सलिवन का, कि वो वर्ड्स को स्पेल करती थी उसके हाथ पे कि ये W है, ठीक है, ये E है। तो वो क्या करती थी, वो कहती थी कि यू कैन टच द लिप्स, यू कैन टच द टंग और यू कैन टच द थ्रॉट, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ से आप ना अपने वर्ड्स आप पे छाने के दूसरा बंदा, आप सेंस करें कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है। इस लिप रीडिंग के मेथड को उसने ना सीखा। फिर जब उसके बाद उसको बाइबल पढ़ाई गई, बाइबल उसको एज आ इंग्लिश कॉम्पोजिशन पढ़ाई गई। तो मतलब उसको लिटरेचर से लगाव हो गया। इसके अलावा उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो गया। वो बच्चों के लिए जो है वो करती थी, बच्चों को शॉर्ट स्टोरी सुनाती थी। और उसने जब वो मतलब अडल्ट एज में थी तो उसने बहुत सारी स्पीचेस डिलीवर की। वो डिसेबल जो पर्सन थे उनकी एडवोकेट बन गई और उसने 14 बुक्स शायद लिखी और अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। और सर हेलन केलर को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और हेलन केलर जो हैं उन्होंने हेलन केलर को हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। और हेलन केलर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। मतलब एक वो बंदी जो कि डिसेबल थी,
और जिसको जो कि ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, उसने बोलना शुरू कर दिया। इवन दो वो लोगों की स्पीचेस भी सुन लेती उसी मेथड से, लिप रीडिंग के मेथड से। तो उसने बहुत सारे मतलब लोगों के लिए, जो ब्लाइंड और डेफ लोग थे उनके लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया। मार्क ट्वेन जो एक अमेरिकन ऑथर थे, उन्होंने बोला कि 19वीं सेंचुरीज़ के 2 ही मास्टरपीस थे। एक तो था नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा हेलन केलर। ये इस बुक को पढ़ें आप, आपको रोना आ जाएगा लिटरली, और आप देखेंगे कैसे एक नॉर्मल पर्सन भी ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकता जितनी उसने अचीव की। और उसको बहुत सारे उसको अवार्ड्स भी मिले। 1936 में वो वफ़ात पा गई थी। एन सलिवन का रोल बहुत ज़्यादा नुमाया था, डिस्टिंक्ट था उनकी लाइफ में। वो जब तक वो फोत नहीं हुई तब तक वो उनके साथ रहीं, और उन्होंने बहुत अच्छी कामराडरी शेयर की, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप शेयर किया। और एन सलिवन का कहना था कि हर उस्ताद जो है वो ले तो जाता है स्टूडेंट को क्लास में, लेकिन हर उस्ताद एक तालिब इल्म को सिखा नहीं पाता। और जो साइन लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी वो थी अबे डिलापी, ठीक है, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अबे डिलापी। अबी डिलापी की साइन लैंग्वेज थी इनका, जो कि फादर ऑफ डेफ थे। उन्होंने कहा था कि जो डेफ लोग हैं वो सीखते हैं, दे एक्वायर्ड द एजुकेशन फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ माइंड, नॉट थ्रू द ईयर। अच्छा, अब अगर हम देखें तो उनकी लाइफ से हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। एक तो ये था कि जी एक शेयर कर्ज मिलती है, एक शेयर डिटर्मिनेशन मिलती है, एक इस चीज़ का आइडिया होता है कि इम्पॉसिबल इज़ ऑलवेज़ अनट्राइड। मतलब उनके लिए बोलना, ठीक है, एन सलिवन ने कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। उसके पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो चुके थे, उसके रिलेटिव्स डिसअपॉइंट हो चुके थे, लेकिन उसका मतलब उसकी जो टीचर थी उसने कहा नहीं, शी कैन डू इट। तो और वो हेलन ने भी इसी तरह से रेसिप्रोकेट किया उसी मैनर में कि उसने अपने अंदर एक सीखने की ना वो एक जस्तजू पैदा की। तो जिससे सबक मिलता है कि इम्पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी नहीं होती। इम्पॉसिबल हमेशा वही चीज़ होती है जो कि अनट्राई होती है। ट्राई कीजिए, ठीक है, तो इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जाएगी। फिर उनका कहना था कि फिर हेलन के कोटेशंस बड़े प्यारे प्यारे हैं। एक उनकी कोटेशन थी, उनका कहना था कि इट इज़ टेरिबल टू हैव अ साइट बट नॉट द विजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत खूबसूरत बात है कि उन्होंने कहा कि लोगों की आंखें तो होती हैं लेकिन लोगों का विजन नहीं होता, ठीक है। अब देखें ना, हम जैसे पढ़ते रहते हैं, कोई विजन नहीं होता। कभी कुछ पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, किसी ने MBA कर लिया, किसी ने डॉक्टरेट कर ली, किसी ने इंजीनियर बन गया, लेकिन उसका विजन नहीं है कि यार उसने बनना क्या है। हमारे बच्चों की काउंसलिंग नहीं की जाती, हमारे बच्चों को इस तरह से पढ़ाया लिखाया नहीं जाता कि वो अपने विजन को इस्टेब्लिश कर सकें कि व्हाट यू वांट टू बी आफ्टर फ्यू ईयर्स। और सीरियसली मेरे साथ भी ऐसा है। मतलब मैंने अगर कोई डिग्री हासिल कर ली तो मैं कहती हूँ यार ये मैंने क्यों किया, मेरा तो ये था। मतलब आप अपना विजन रखें कि अगर आप इस चीज़ में जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, आपने क्या बनना है। डू यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय और डू यू वांट टू बी एन एम्प्लॉयर जो कि बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दे। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और ट्रू स्टोरी है। और जब आप पढ़ते हैं तो आपके यू गॉट अ गूज बम्प्स ना, आपको हैरानी होती है कि यार अल्लाह ताला के इतने ज़्यादा शाहकार भी हैं, तो हम तो इतने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम ये चीज़ें क्यों नहीं अचीव कर सके। वो एक मतलब एक डिस्टिंक्ट लेडी बन गई थी अमेरिका में, जिन्होंने जो कि पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गई थी। जो लोग पॉवर्टी लाइन के करीब थे या जो लोग सफरिंग्स में मुब्तला थे और जो लोग ब्लाइंड एंड डेफ थे, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। उन्होंने स्पीचेस डिलीवर की लोगों को, स्पीचेस सुनी, मैं हैरान होती हूँ, स्पीचेस सुनी भी वो भी लिप रीडिंग के थ्रू। और इसमें एक और ये भी चीज़ थी कि टीचर का, उस्ताद जो होता है ना, वो मशाल राह होता है। तो हमारे टीचर्स भी ऐसे हों कि वो दिल से, लगन से डिलीवर करें। जब आप किसी चीज़ को एक अच्छी नीयत से डिलीवर करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती है आपके स्टूडेंट्स में, आपके जो बच्चे होते हैं जिनको आप पढ़ा रहे होते हैं।
जी, तो ये स्टोरी थी हेलन केलर की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस बुक को पढ़िएगा, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ को, और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।